आज 22 जून 2026। पिछले 24 घंटे में 3 बड़े तूफान गुजरे। पहला, देश का रीनीट परीक्षा कल हुई। 22,80,000 छात्रों ने दोबारा किस्मत आजमाई। भौतिकी ने रुलाया, जीव विज्ञान ने राहत दी, पेपर मध्यम से कठिन रहा। दूसरा, दुनिया का ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच एक तस्वीर को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इटली के विदेश मंत्री ने अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप ने कहा, मेलोनी ने मुझसे तस्वीरों के लिए गिड़गिड़ाया। मेलोनी ने कहा, यह पूरी तरह झूठ है और मैं इटली कभी नहीं गिड़गिड़ा। तीसरा, युद्ध का ईरान ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलमरुमध्य एक बार फिर बंद, कारण लेबनान पर इजरायली हमले। लेकिन अमेरिका ने दावे को झूठा बताया। शुरुआत करते हैं उन 22 लाख छात्रों की कहानी से। कल यानी 21 जून को वो घड़ी आई जिसका हर मेडिकल विद्यार्थी और उनके परिवार वाले महीनों से इंतजार कर रहे थे। नीट यूजी 2026 की परीक्षा यानी रीनीट कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पूरे देश में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में एक साथ आयोजित की गई। कुल 22,80,000 से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा में शामिल हुए। पहले याद दिलाते हैं कि यह दोबारा परीक्षा क्यों हुई। 3 मई 2026 को असली नीट परीक्षा हुई थी, लेकिन 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि राजस्थान के विशेष अभियान समूह ने साबित किया कि परीक्षा से पहले ही सवाल लीक हो गए थे और असली पेपर के बड़ी संख्या में सवाल उनमें से मेल खाते थे। टेलीग्राम पर प्रतिबंध, नई सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक जांच, सबके बाद कल परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। कोई लीक नहीं, कोई विवाद नहीं। अब बात करते हैं कल के पेपर की। 3 विषय, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी सबसे कठिन। दिल्ली से बाहर निकले एक छात्र ने कहा, भौतिकी लंबी और 3 मई की परीक्षा से कठिन थी। चेन्नई से एक छात्र तरुण ने कहा, मैंने अच्छा किया लेकिन परीक्षा पिछली बार से कठिन थी। भौतिकी में लंबे संख्यात्मक सवाल थे, अवधारणा आधारित प्रश्न थे जिनके लिए गहरी समझ जरूरी है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा, कुछ सवालों में जी स्तर की स्पष्टता चाहिए थी। इसका मतलब था सिलेबस से बाहर नहीं था बल्कि अवधारणाओं की गहरी समझ जरूरी थी। रसायन विज्ञान मध्यम। रसायन विज्ञान में सीधे एनसीईआरटी आधारित सवाल और अवधारणा आधारित प्रश्नों का संतुलित मिश्रण था। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन पर जोर रहा। समन्वय यौगिकों और विद्युत रसायन में अच्छा वजन था। किसी ने भी सिलेबस से बाहर का सवाल नहीं बताया। जीव विज्ञान सबसे आसान और राहत देने वाला। जीव विज्ञान नीट में हमेशा की तरह सबसे ज्यादा अंक देने वाला विषय रहा। इस बार भी अधिकतर सवाल सीधे एनसीईआरटी पर आधारित तथ्यात्मक याद और आरेख आधारित थे। 11वीं कक्षा के विषयों से इस बार ज्यादा वजन दिया। कुल मिलाकर पेपर का स्तर मध्यम से कठिन रहा। यह 3 मई की परीक्षा से लंबा और थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण था। अधिकतर सवाल एनसीईआरटी अवधारणाओं और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित थे। सिलेबस से बाहर के आने की किसी भी सवाल की रिपोर्ट नहीं हुई। सुरक्षा और आगे की राह। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच और कड़ी तलाशी हुई। छात्रों को प्रवेश पत्र, फोटो और पहचान पत्र लेकर आना था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पाठ्य सामग्री और आभूषण प्रतिबंधित थे। अब इंतजार है जुलाई में आने वाले परिणाम का। कोचिंग संस्थान अनौपचारिक रूप से उत्तर कुंजी जारी कर रहे हैं। अनुमानित कट ऑफ जल्द ही उपलब्ध होगा। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी। 22,80,000 युवाओं ने कल एक बार फिर अपनी उम्मीद, अपने हौसला और अपनी भविष्य दांव पर लगाया। कुछ तीसरी बार नीट दे रहे थे, कुछ ने गांव छोड़कर कोटा में साल बिताए। ये सभी इस देश की ताकत है। परिणाम जो भी हो, इनके संघर्ष को सलाम है। और एक सवाल जो अब भी बना हुआ है, क्या एनटीए इस बार पूरी पारदर्शिता से परिणाम घोषित करेगा? क्या पेपर लीक का जख्म दिया गया उसकी भरपाई हो पाएगी? अब एक ऐसी खबर जो शुरू में मजेदार लगती है लेकिन इसका असल बेहद गंभीर कूटनीतिक संकट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक तस्वीर को लेकर एक ऐसी जुबानी जंग छिड़ी कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी को अमेरिका का अपना नियोजित दौरा रद्द करना पड़ा। शुरुआत हुई G7 शिखर सम्मेलन के बाद। ट्रंप ने इतालवी टेलीविजन चैनल LA7 को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया, मेलोनी ने G7 में मेरे साथ तस्वीर के लिए गिड़गिड़ाया। मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं था लेकिन मुझे उन पर दया आ गई, इसलिए मैं मान गया। मेलोनी ने तुरंत वीडियो जारी किया और कहा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरह मनगढ़ंत है। मैं सच में स्तब्ध हूँ। मुझे नहीं पता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सामाजिक मंच पर लिखा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में G7 बैठक के दौरान बार बार मेरे साथ तस्वीर के लिए कहा। वो इटली में अपनी लोकप्रियता के मामले में खराब प्रदर्शन कर रही है, शायद इसलिए कि उन्होंने अमेरिका को ईरान के खिलाफ इटली की हवाई पट्टी और रनवे का उपयोग करने पर मना कर दिया। और मेलोनी का जवाब और भी धारदार था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह लगातार अकारण हमला बेतुका है। मेरी लोकप्रियता के बारे में आपसे दोस्ती करने से यह निश्चित रूप से नहीं बढ़ी और यह आपके साथ मेरे रिश्ते पर निर्भर नहीं करती। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हित की रक्षा करने की मेरी क्षमता पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया। किसी भी मामले में मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है। मैं सुझाव देती हूँ कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। यह लड़ाई सिर्फ एक तस्वीर के बीच में नहीं है। असल में ट्रंप और मेलोनी के बीच कई महीनों से तनाव बढ़ रहा है। मार्च 2026 में जब अमेरिका ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, मेलोनी ने इसे गैर कानूनी बताया और सिकली के एक अहम सैन्य अड्डे का उपयोग अमेरिकी बम वर्षकों को देने से मना कर दिया। कहा कि इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। अप्रैल 2026 में जब ट्रंप ने पोप लियो 15 की आलोचना की, मेलोनी ने पोप का बचाव किया। ट्रंप ने इसे धोखा बताया। यूक्रेन पर मेलोनी ने कीव का समर्थन जारी रखा जबकि ट्रंप ने समर्थन से कदम पीछे खींचे। और नाटो पर ट्रंप बार बार मेलोनी पर अमेरिका की रक्षा के बदले कुछ न करने का आरोप लगाते रहे। इटली की पूरी राजनीति, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मेलोनी के साथ खड़ी हो गई। विपक्षी लोकतांत्रिक पार्टी के सीनेटर फिलिप्पो सेंसी ने कहा, मेरा मेलोनी से कोई साझा नहीं है, लेकिन कोई भी इटली के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सर्जियो मातारेल्लो ने भी मेलोनी को फोन कर एकजुटता जताई। इटली के विदेश मंत्री ने ताजानी ने कहा, ट्रंप के गंभीर और आपत्तिजनक शब्दों ने पूरे इटली का अपमान किया है, इसलिए मैं 21 और 22 जून को अमेरिका का नियोजित दौरा रद्द करने का फैसला किया। और यह सब उस समय हो रहा है
है जब दोनों देशों के बीच व्यापार 12 खरब रुपए यानी लगभग 120 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इटली नाटो में अमेरिका के लिए एक अहम रसद केंद्र है। यह संकट सिर्फ दो नेताओं के अहंकार की लड़ाई नहीं, यह यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ती खाई और ताजा और नाटकीय उदाहरण है। अब उस खबर की तरफ जो भारत के लिए भी बेहद जरूरी है। ईरान की सेना ने शनिवार को घोषणा की हार्मुज जलसंधि एक बार फिर बंद है। कारण बताया, इजरायली ने लेबनान में ताजा हमले किए और इस तरह अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया। ईरान ने आरोप लगाया कि समझौते में लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की शर्त थी, लेकिन इजरायल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। ईरानी सेना ने कहा, जब तक इजरायल दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं हटता और अमेरिका तेल प्रतिबंधों में छूट नहीं देता, हार्मुज बंद रहेगा। लेकिन अमेरिका केंद्रीय कमांड ने तुरंत पलटवार किया। कमांड के प्रवक्ता कैप्टन ने कहा, ईरान हार्मुज जलसंधि को नियंत्रित नहीं करता, यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेना स्थिति की निगरानी कर रही है ताकि यह जारी रहे। वास्तव में अमेरिका केंद्रीय कमांड के अनुसार शनिवार को जलसंधि में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बढ़ी, घटी नहीं। तो असली समस्या है लेबनान। यह समझौता दस्तावेज का पहला बिंदु ही लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की बात करता है, तो इजरायल को यह मंजूर नहीं था। इजरायल के अमेरिकी राजदूत ने कहा, देश ने शुक्रवार सुबह आक्रामक अभियान रोक दिया, लेकिन इजरायली सेना दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए मौजूद रहेगी। लेबनान के नागरिक सुरक्षा एजेंसियों ने बताया, इजरायली हमलों में रात भर दक्षिण लेबनान में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई। इजरायली रक्षा बल ने आरोप लगाया, हिजबुल्लाह ने दर्जनों प्रक्षेपण दक्षिणी लेबनान में सैनिकों की तरफ दागे। इस सबके बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, मुझे लेबनान के बारे में काफी अच्छा लग रहा है। हाल के दिनों में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और कतर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, उत्साहजनक प्रगति हुई है। दोनों पक्ष हार्मुज पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक संचार लाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तकनीकी वार्ता स्विट्जरलैंड में इस हफ्ते भी जारी रहेगी। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत का 50% से ज्यादा तेल हार्मुज जलसंधि से आता है। अगर यह वाकई बंद हुआ तो तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर फिर महंगे होंगे। हालांकि अभी अमेरिका कह रहा है हार्मुज खुला है, लेकिन यह अनिश्चितता ही बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मध्य पूर्व में 90 लाख भारतीय रहते हैं। भारत सरकार ने कहा, हम स्थिति पर नजर रखे हैं। शांति समझौते का सबसे कमजोर हिस्सा यही है, इजरायल। अमेरिका और ईरान ने समझौता किया, लेकिन इजरायल ने कहा, हम इससे नहीं बंधे। और जब तक इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष नहीं थमता, ईरान किसी भी क्षण समझौता तोड़ने को बहाना ढूंढ सकता है। यह शांति अभी बेहद नाजुक है। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन किया। इंडिया ए से खेलते समय वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 94 रनों की शानदार पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका से खेलते समय उनका एक बार झगड़ा भी हुआ था आखिरी मैच में। कल भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपना स्क्वाड जारी किया। इसमें यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं था। उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओडीआई सीरीज में शतक लगाकर अपनी शानदार पारी का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उनका इंग्लैंड सीरीज के दौरान नाम नहीं आया, जिसका कारण है विराट कोहली। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन विराट कोहली की वापसी यशस्वी जायसवाल को अपनी जगह खोनी पड़ेगी। अब पिछले 24 घंटे कुछ जरूरी खबरें। टेलीग्राम प्रतिबंध हटेगा। आज यानी 22 जून से टेलीग्राम का प्रतिबंध हट जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को सही बताया था, लेकिन 22 जून तक की समय सीमा थी। हालांकि मैसेज एडिटिंग फीचर पर 30 जून तक रोक जारी रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026। कल रात पुर्तगाल और कोलंबिया दोनों ने अपने अपने मुकाबले जीते। भारत में विश्व कप बुखार जारी। अगले कुछ दिनों में नागरिक रोमांचक मुकाबले। आज की 3 बड़ी खबरें ऊपर से बिल्कुल अलग दिखती है। एक शिक्षा की है, एक अहंकार की, एक युद्ध की, लेकिन तीनों में एक साझा धागा है। रीनीट परीक्षा में 22 लाख छात्रों ने उस व्यवस्था पर भरोसा किया जिसने पहले उन्हें धोखा दिया था। यह भरोसा टूट जाना, फिर से जोड़ना, यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। ट्रंप मेलोनी में एक नेता ने दूसरे के अहंकार के सामने झुकने से मना किया। मेलोनी ने कहा, मेरी लोकप्रियता मेरे राष्ट्रीय हित की रक्षा पर निर्भर करती है। यह सबक भारत के लिए भी है। होर्मुज में शांति समझौते की नाजुकता फिर से सामने आई। जब तक सभी पक्ष सहमत न हो, कोई भी समझौता टिकाऊ नहीं होता। तीनों कहानियों में संदेश एक है, भरोसा बनाने में वक्त लगता है, टूटने में एक पल। आज का दिन एक बड़ा सबक लेकर आया। 22 लाख बच्चों का सपना अभी सुरक्षित है। दुनिया की शांति अभी नाजुक है और जो नेता अपने देश के हित के लिए खड़ा रहते हैं वो इतिहास में याद रखे जाते हैं। हम इन सभी खबरों पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।